बच्चों, अब बोर्ड्स दूर नहीं है और अब टाइम है स्मार्ट प्रिपरेशन का। क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एक ऐसा चैप्टर है जहां से डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं और यहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वेलकम टू ज्ञान विज्ञान मिशन सीबीएसई 2026 सीरीज। इस वीडियो के पार्ट 1 में हम सॉल्व करेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग। सो पेन रेडी रखिए, फोकस बनाइए, क्योंकि अब हर एमसीक्यू आपके बोर्ड के मार्क्स डिसाइड करेगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? यहाँ हमें बताना है कि ये जो नीचे चार ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, इनमें से कौन फिजिकल चेंज है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, इनमें जो हम डिस्टिंग्विश करते हैं, उसका जो आधार है, उसका जो बेसिस है, वो होता है केमिकल कॉम्पोजिशन में अंतर। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स ऑप्शन क्यों सही है? क्योंकि मेल्ट होने से पहले भी वो वैक्स ही है और मेल्ट होने के बाद भी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ है। बाकी तीन ऑप्शंस में रिएक्शन से पहले केमिकल कॉम्पोजिशन अलग था और रिएक्शन के बाद केमिकल कॉम्पोजिशन अलग हो चुका है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, MgO। अगर आपको ये फॉर्मूला बनाने का जो मेथड है, इजी मेथड और एक इजी टू समझने वाला मेथड चाहिए, तो वो मेथड मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाया है। मैं यहाँ पे आपको लिंक दे दूंगी उसका, और आप उस पे जाके देख सकते हैं कि हम किस तरीके से बड़े आसान तरीके से, बड़े एंटरटेनिंग तरीके से गेम के जरिए केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। Let's move on to question number 3. Which gas evolves when zinc reacts with dilute sulfuric acid? यानी जब जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? तो द आंसर इज ऑप्शन बी, हाइड्रोजन गैस। ये आप याद रखिए, ये एक रिएक्शन है, एक जर्नल रिएक्शन है, कि जब भी हम किसी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, एंड दैट एक्सेप्शन इज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या करता है? जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है उसे ऑक्सीडाइज कर देता है और वाटर बनाता है। तो यानी जब भी कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, वाटर बनेगा। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इन द रिएक्शन CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। ठीक है, तो एक चीज आप इसमें ध्यान रखिए, यहाँ इन्होंने पूछा है रिड्यूस्ड कौन हुआ है। तो आप ये सोचिए, जब भी पूछा जाता है कि कौन रिड्यूस हुआ है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो योर आंसर शुड बी फ्रॉम द साइड ऑफ रिएक्टेंट्स। ये सब आंसर आपके रिएक्टेंट्स में से होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम बोलेंगे, यहाँ पे हम रिएक्शन में देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है। रिएक्शन होने के बाद कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन छोड़ दिया और वो बदल गया है कॉपर में। हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, रिएक्शन के बाद उसने ऑक्सीजन ले लिया है, तो कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन छोड़ दिया है, यानी वो रिड्यूस हुआ है। तो द ऑप्शन इज बी, कॉपर ऑक्साइड। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन लिया है, यानी वो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन ने कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को छीना है, तो ऑक्सीजन छीनने वाला कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीजन देने वाला कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यानी कॉपर ऑक्साइड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइड्रोजन है रिड्यूसिंग एजेंट, कॉपर ऑक्साइड हुआ है रिड्यूस्ड और हाइड्रोजन हुआ है ऑक्सीडाइज्ड। और तो कॉपर और वाटर क्या है? कॉपर इज द रिड्यूस्ड फॉर्म एंड वाटर इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये अंतर आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अ सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड। आपने ये शब्द बहुत ज्यादा बार सुना होगा। द आंसर इज एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या होता है? कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को रोकना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द रिएक्शन CaCO3 gives CaO plus CO2। तो हमें बताना है ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। आपने पढ़ा होगा कितने टाइप्स की रिएक्शन होती हैं। तो इनमें से चार ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट,
डिकम्पोजिशन और प्रेसिपिटेशन। चलिए हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं इन रिएक्शंस के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके कोई एक अकेला प्रोडक्ट बनाए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जिसमें आप याद रखिए डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी जब कोई एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट का आयन छीन रहा है, नेगेटिव आयन छीन रहा है, ठीक है, तो हम उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन जब दोनों ही रिएक्टेंट्स के पास अपने अपने नेगेटिव आयंस होते हैं और वो अपने नेगेटिव आयंस को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं उस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब एक रिएक्टेंट का मल्टीपल प्रोडक्ट्स में टूट जाना। तो द आंसर इज ऑप्शन सी, डिकम्पोजिशन। और रही बात प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो है जिसमें कोई एक प्रोडक्ट नीचे सेटल डाउन हो जाता है सॉल्यूशन में। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट कलर चेंज इज ऑब्जर्व्ड व्हेन लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड? आपको ये वाली रिएक्शन भी मेरे YouTube चैनल पे दिख जाएगी। ये रिएक्शन मैंने आपको एक्चुअल में करके दिखाई है, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट वाइट कलर का होता है। जब उसे हम हीट करते हैं तो पहले तो क्रैकलिंग साउंड आती है, और क्रैकलिंग साउंड आने के बाद आपको पहले दिखेगा ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती हुई, और नीचे जो पीपीटी होगा वो पीपीटी वाइट से येलो में चेंज हो जाएगा। तो द ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज ए, वाइट टू येलो। फिर देन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस? तो एंडोथर्मिक, देखिए एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक आप ऐसे याद कर सकते हैं। एंडो यानी अंदर, एक्सो यानी बाहर, और थर्म यानी हीट। तो एंडोथर्मिक यानी वो प्रोसेस जिसमें हीट अंदर ली जा रही हो, जिस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए हीट देनी जरूरी है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी वो प्रोसेस जो होने पर खुद ब खुद हीट बाहर रिलीज करती है, ठीक है। तो देखिए रेस्पिरेशन है, आपने देखा होगा रेस्पिरेशन रिएक्शन में हीट जनरेट होती है ना। कंबशन रिएक्शन है, तो कंबशन रिएक्शन के लिए हीट जनरेट होती है ना। और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में प्लांट्स को क्या चाहिए रिएक्शन के लिए? सन की हीट चाहिए। तो यानी ये है एंडोथर्मिक प्रोसेस। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसमें हम जब एसिड बेस को मिलाते हैं तो हीट जनरेट होती है। ओके, तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, फोटोसिंथेसिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर गिव्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो। तो इन चारों ऑप्शंस में से देखिए आपको बाय वॉल्यूम का भी रेशो पूछा हुआ है, बाय मास का भी रेशो पूछा हुआ है। तो मैं आपको दोनों ऑप्शंस का बताऊंगी। बाय वॉल्यूम का रेशो होता है 2:1। याद रखिए हाइड्रोजन डबल अमाउंट में रिलीज होती है और ऑक्सीजन सिंगल अमाउंट में रिलीज होती है, ठीक है। और बाय मास जो रेशो है वो है 1:8। हाइड्रोजन के 2 एटम यानी 2, ऑक्सीजन का एक एटम यानी 16। तो 2:16 का रेशो होता है 1:8, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन तब सही होता अगर रेशो 1:8 होता। ओके, तो द करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, अगर आपको ये रिएक्शन देखनी है तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ये रिएक्शंस भी डाली हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज, फैटी फूड्स बिकम रैंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। तो ये आपने चैप्टर 1 में अलग से सब टॉपिक्स मेंशन्ड है, उनमें से एक है रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी इज ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी फूड्स, ठीक है। तो ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज सी, ऑक्सीडेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन आयरन ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम। जब आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करता है तो द रिएक्शन इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हाईली रिएक्टिव एल्यूमिनियम है ये आयरन को डिस्प्लेस कर देता है, और जो आयरन है वो मोल्टन स्टेट में निकलता है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, इट्स अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और उस कारण से रेलवे ट्रैक्स ज्वाइन होते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट बिकॉज ऑफ। तो सिल्वर क्लोराइड को जब हम एक्सपोज करते हैं सनलाइट के लिए तो वो टूट जाता है सिल्वर में और क्लोरीन गैस में।
तो टूटना कौन सी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन इज द करेक्ट ऑप्शन। फोटोलाइटिक यानी फोटो यानी लाइट और लाइसिस यानी ब्रेकडाउन। 13 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेसिपिटेट इन द रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। अगेन ये रिएक्शन भी मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाई है, आप चाहे तो उस पर चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन जब आपस में मिलाया जाता है तो हमें दो चीजें मिलती हैं, दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक मिलता है बेरियम सल्फेट और एक मिलता है NaCl। तो NaCl यानी नमक, और आप जानते हैं कि जो नमक है वो पानी में सोल्यूबल होता है, तो NaCl वाला पार्ट जो है वो तो सोल्यूबल होगा। तो इनसोल्यूबल कौन होगा? BaSO4, बेरियम सल्फेट। तो वो इनसोल्यूबल है, इसीलिए वो सेटल डाउन हो जाएगा, और सेटल डाउन जो हो जाता है उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। 14 क्वेश्चन देखते हैं। द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स HCl। ठीक है, तो देखिए दो हाइड्रोजन है, दो क्लोरीन है, तो HCl भी कितने होने चाहिए? दो। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, H2 plus Cl2 gives 2HCl। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट कोरोड इजीली। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, गोल्ड। गोल्ड एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए ये आसानी से कोरोड नहीं करता। ठीक है, और इस चीज़ को समझने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ का पता होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज़ को आप एक बड़े ही अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, एक जार्गन टर्म जो है उसका यूज़ करके। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, क्यों हर गोविंद के आगे आऊं। ये सारे जो मैंने ये पूरा सेंटेंस बनाया है, ये सिंबल्स का यूज़ करके बनाया, एलिमेंट्स के सिंबल्स का यूज़ करके। आप भी अपनी तरफ से कुछ और बना सकते हैं आसानी से याद करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर इज अ। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कॉम्बिनेशन। देखिए जब भी हम बर्निंग की बात करते हैं तो बर्निंग और एयर की बात करते हैं, तो बर्निंग इन एयर यानी ऑक्सीजन के साथ मिलना, तो ऑक्सीजन के साथ मिलना यानी कॉम्बिनेशन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में क्वेश्चन नंबर 17, रेडॉक्स रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है। अब देखिए, तो हर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो सकता, हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं हो सकता। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो CBSE प्रेफर करता है रेडॉक्स रिएक्शन में या रिड्यूसिंग एजेंट की, रिड्यूसिंग एजेंट्स या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन CBSE प्रेफर करता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो आप ये देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन्स खोता है, ये लाइन याद है तो रेडॉक्स कभी गलत नहीं होगा। ओके, और ये 18th क्वेश्चन, इसका जवाब तो सारे बच्चों को पता होगा, आपको छोटी क्लासेस से इसके बारे में बताया जाता है। विच गैस इज यूज्ड इन स्टोरेज ऑफ फैट कंटेनिंग चिप्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। फैट कंटेनिंग यानी तले हुए, तेल में तले हुए, फ्राइड। ठीक है, तो कौन सी गैस यूज होती है? नाइट्रोजन गैस। और क्यों? क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव गैस है। ओके, ऑक्सीडेशन नहीं होने देती। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। Pb plus CuCl2 gives PbCl2 plus Cu, यानी लेड की रिएक्शन जब कॉपर क्लोराइड के साथ होती है तो बनता है लेड क्लोराइड और कॉपर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लेड ने क्या किया, कॉपर से क्लोराइड छीन लिया, कॉपर को अकेला कर दिया, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी केवल एक ही के आयन चेंज हो रहे हैं, नेगेटिव आयन। क्वेश्चन नंबर 20, द केमिकल नेम फॉर रस्ट इज। अब याद रखिए जो रस्ट है उसके साथ डॉट XH2O होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो उस हिसाब से द आंसर इज सी, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, जब लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया जाता है तो क्या ऑब्जर्वेशन होता है। तो द ऑब्जर्वेशन इज ऑप्शन ए, इट टर्न्स मिल्की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22, वो इसी की कंटिन्यूएशन में है कि जो मिल्की अपीयरेंस आया है कार्बन डाइऑक्साइड पास कराने के बाद, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में पास करा दें, मतलब बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दें,
तो वो मिल्की वाइट अपीयरेंस जो है वो गायब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि मिल्की अपीयरेंस आया क्यों? तो लाइम वाटर क्या है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। जब इससे कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई जाती है तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, लेकिन जब हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो चेंज हो जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। कैल्शियम कार्बोनेट इंसॉल्युबल है वाटर में। ठीक है, तो वो बिल्कुल ऐसे कोलॉइड जैसे बनाता है, इसीलिए मिल्की जैसा लगता है हमको, क्योंकि मिल्क भी कोलॉइड है। लेकिन कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, इसीलिए मिल्की अपीयरेंस गायब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, रेस्पिरेशन इज डैश रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है रेस्पिरेशन? तो अभी हमने पहले डिस्कस किया था, इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, हीट जनरेट करती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए देखते हैं कि प्रोडक्ट्स में चारों ही ऑप्शन में Fe3O4 लिखा है, तो यानी हमारे पास 3 Fe होने चाहिए। तो एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शन ए को और ऑप्शन डी को। क्यों? क्योंकि इसमें 3 Fe नहीं है। तो या तो ऑप्शन बी हो सकता है आंसर, या तो ऑप्शन डी सी हो सकता है आंसर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन को। तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितनी है? एक तरफ 4H2 बी ऑप्शन में, और रिएक्टेंट में भी है 4H2O यानी 8 हाइड्रोजन, दोनों तरफ बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में भी 4 है, और आपके इसमें प्रोडक्ट में भी 4 है। तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है, बी वाली। जबकि अगर हम सी को देखें तो इसमें हाइड्रोजन H2 लिखा है एक तरफ, दूसरी तरफ भी H2 लिखा है, तो चलिए हाइड्रोजन तो बैलेंस मान सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन प्रोडक्ट में लिखा है O4, जबकि रिएक्टेंट में केवल O लिखा है, तो ये बैलेंस्ड नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन, सही आंसर है ऑप्शन बी, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। हमारी इस सीरीज के इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए होती है? तो आपने देखा होगा डिकम्पोजिशन अलग अलग टाइप के होते हैं, थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो एनी ऑफ दीज, इनमें से कोई सी भी एनर्जी फॉर्म चलेगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।